तो पिछली कुछ वीडियोस से हमने जो है हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर 14 स्टार्ट हो गया था। उसमें हमने जो है डेप्रिसिएशन का मतलब और उसकी जो है ऑब्जेक्टिव और कॉजेज क्या क्या होते हैं वो पढ़ लिए थे। साथ में हमने जो है दो मेथड पढ़ लिए थे कि कौन कौन से मेथड होते हैं। दो मेथड होते थे, उसमें से एक मेथड था स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम जिसे बोला जाता है, वो हमने पूरा कर लिया था। अब हम जो है उसके आगे जो एक दूसरा मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि डीबीएम मेथड जिसे डब्ल्यूडीवी मेथड भी कहा जाता है, उसको हम करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 14 डेप्रिसिएशन, जो कि पिछली 2-3 वीडियो से हमारा जो है चल रहा है। उसके आगे के जो भी टॉपिक है उसको कवर करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट एनआईओ से रिलेटेड, सीबीएसई से रिलेटेड और अपडेट से रिलेटेड, साथ में जो है प्रैक्टिस से रिलेटेड एग्जामिनेशन की, ऐसे कंटेंट इस चैनल पे आगे बहुत आने वाले हैं। अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्मेशन दीजिए कि ऐसे कंटेंट जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो उसे भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, एसएलएम के बाद एक दूसरा मेथड आ जाता है डीबीएम, जिसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं, और साथ साथ इसको जो है डब्ल्यूडीवी मेथड भी बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी जो है इसको बोलते हैं। अब एसएलएम में हमने ये सीखा था कि हमारी जो है एक इक्वल अमाउंट जो है, एक ही फिक्स अमाउंट तय किया जाता है, वो हमें जो है माइनस करते हैं। अब उसको कैसे किया जाता है वो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है। जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, मान लीजिए हमने जो है मशीन 1 लाख की खरीदी थी, तो वो 1 लाख का 10% अगर हमने डिसाइड किया है डेप्रिसिएशन, तो 1 लाख का 10% 10,000 उसमें से माइनस करते करते चलते हैं। बस वही प्रिंसिपल वैल्यू का 10% होता है, फिक्स अमाउंट हमने निकाल लिया और वही हर साल हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू उसमें से डिडक्ट करते हैं, यानी कि माइनस करते करते चलते हैं बस। बट जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग मेथड है। अब इसमें क्या होता है हमारा कि हर साल डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो घटता जाता है, क्योंकि डिमिनिशिंग का मतलब ही होता है कम होने वाला, यानी कि कम होना, उसका मतलब ये होता है हर साल अमाउंट हमारा कम होता है। अब जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते थे, एक हमने अमाउंट निकाल लिया, ठीक है, 1 लाख की मशीन थी, उसका 10% हमने अमाउंट निकाल लिया 10,000, तो अगले साल को वो मशीन कितने की होगी, हमने डेप्रिसिएशन माइनस की तो 1,90,000 की होगी। फिर भी हम 10,000 इसमें से माइनस करते थे, क्योंकि हमारा जो एक फिक्स अमाउंट था, फिर वो अगले साल 180 की हो जाती थी मशीन। बट रिटर्न डाउन में ऐसा नहीं है, यानी कि डीबीएम में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर 1 लाख की मशीन है तो 1 लाख का 10% हमने माइनस कर लिया, अमाउंट एक निकाल लिया 10,000, तो मशीन हमारी बची 90,000 की। तो 90,000 का अब 10% निकलेगा, वो हो जाएगा 9,000, ठीक है। फिर वो माइनस हो के मशीन हो जाएगी 81,000 की। तो ऐसे करके हर साल, देखो पहले 10,000 था, फिर 9,000 हो गया, हर साल घटता रहेगा। परसेंटेज की वैल्यू किसमें से माइनस होगी, जो हमारे ईयर की वैल्यू निकली। अब वो कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूँ, पहले हम पढ़ लेते हैं इसे। देखो, डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना, ठीक है, डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना। द वैल्यू ऑफ एसिड, एसिड की वो वैल्यू गोज ऑन डिमिनिशिंग ईयर आफ्टर ईयर, मतलब कि हमेशा क्या होती है, कम होती जाती है। हर ईयर जो है जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो कम होता जाता है, ठीक है। इस मेथड के अंदर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर गोज डिक्लाइनिंग, मतलब कि हमेशा जो है वो कम होता जाता है। अब वो कैसे, मैं इसको आपको जो है प्रैक्टिकली समझा दूंगा इस मेथड को, ठीक है। अब इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जो एसिड की वैल्यू होती है वो जीरो पे नहीं आती। अब एसएलएम की बात करें, मैं डीबीएम की बात नहीं कर रहा, एसएलएम की बात कर रहा हूँ, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था। अब एक फिक्स अमाउंट हम जो है चार्ज करते जाते हैं, तो एसिड की वैल्यू जीरो हो सकती है। 1 लाख की मशीन थी, 1 लाख का 10% 10,000, हमेशा हर साल हम डिक्लाइन करते गए, ठीक है। अब 10वें साल की हम बात करें तो उसकी वैल्यू जो है 11वें साल जीरो हो जाएगी, मतलब कि 11th ईयर में उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ हमेशा कम होता जाता है। यहाँ जो है एसिड की वैल्यू, मतलब कि ये जो डीबीएम मेथड है इसमें एसिड की वैल्यू जीरो पे नहीं आएगी, ठीक है, हमेशा ये कम होता जाता है। अब मैं प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ एसएलएम, ठीक है।
जैसे कि आप डीबीएम को जो है अच्छे से समझ जाए कि क्या फ़र्क है दोनों मेथड में। यहाँ मैं एज इट इज़ आपको एग्जांपल लिख देता हूँ ईयर, ठीक है, ये ईयर है। यहाँ हमारा जो है कॉस्ट ऑफ एसेट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट यानी कि उस मशीन या हमने जो भी खरीदा हो उसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जो है डेप्रिसिएशन की परसेंटेज, यहाँ मैं लिख देता हूँ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, यहाँ डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं ईयर लिखता हूँ, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट लिख देता हूँ, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की परसेंटेज, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लिख देता हूँ। ये एग्जांपल के तहत मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। अब मान लीजिए हमने एक मशीन खरीदी, ठीक है, वो थी 1 लाख रुपीज़ की। हमने उस पर जो है डेप्रिसिएशन 10% निर्णय लिया कि हमने जो डिसीजन लिया कि 10% का जो है डेप हम उस पर चार्ज करेंगे। 5 साल तक ये जो है मशीन चल जाएगी, ठीक है, टाइम क्या था, 5 साल जो है ये मशीन चल जाएगी, हमने ये सोच लिया, ठीक है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हमने ये जो है 2014 में ये मशीन खरीदी, ठीक है, ये हमने मशीन कब खरीदी, 2014 को हमने ये मशीन खरीद ली। चलो ठीक है, ईयर में मैं एग्जांपल के तहत मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 2014 में हमने जो है कॉस्ट ऑफ एसेट, मैंने आपको बताया था क्या होता है, सब चीज़ मिला के, ठीक है, हमने जो मशीन खरीदी वो 1 लाख की थी। अब ये मैं SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंडर क्या होता है वो मैं बात कर रहा हूँ। 10% का हमने तय किया कि हम डेप उसमें से काटेंगे। अब ये पिछली वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है। अब 1 लाख का 10% 10,000, तो मतलब कि 2015 यानी कि 2015 में हम बात करें तो 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो मशीन की वैल्यू बचेगी 90,000। 90,000 मशीन की वैल्यू बच गई। अब फिर इसका 10% लगाएंगे हम। अब फिर SLM के अंडर क्या होता था कि अब इसकी वैल्यू माइनस नहीं होगी, अब 1 लाख की जो हमने 10,000 अमाउंट फिक्स किया था वही लगाएंगे, फिर से वो 10,000 ही लगेगा। फिर मतलब कि 2016 के अंडर इसकी वैल्यू 80,000 होगी। फिर 10% वही अमाउंट जो पहले ही निकाला था हमने 10,000 वो फिक्स है। अब जो पहली प्रिंसिपल वैल्यू पे जो अमाउंट निकला था अब वही फिक्स है, हर ईयर वही चार्ज होगा SLM के अंडर, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर अब वही जो है वैल्यू चार्ज होगी। तो 10,000 2017 में ये मशीन की वैल्यू होगी कितनी, 70,000। फिर 10% की बात करते हैं, फिर वही अमाउंट 10,000। फिर मशीन की वैल्यू 2018 में क्या होगी, 60,000। अब SLM के अंडर तो ये आ गया, SLM के अंडर ऐसे हो जाएगा हमारी मशीन की वैल्यू। अब 10% फिर लगाएंगे ना, फिर 10,000 ही अमाउंट आएगा, क्योंकि पहले ही जो हमने फर्स्ट अमाउंट प्रिंसिपल वैल्यू पे अमाउंट निकाल लिया वही अमाउंट अब SLM के अंडर चार्ज ऐसे ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं DBM की, ठीक है। DBM के अंदर क्या है, यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर ये कैसे चार्ज होगा। अब मान लीजिए 2014 में मशीन कितने की थी, 1 लाख की थी, तो हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का निर्णय लिया वो 10% का था, तो हो गया 10,000। तो इसका मतलब कि 2015 में यानी कि 2015 में मशीन की वैल्यू 90,000 होगी। तो अब SLM की तरह हम वही नहीं कि प्रिंसिपल की वैल्यू पे निकालेंगे, अब हम अपना 10% इससे निकालेंगे जो हमारी वैल्यू अभी 2015 में आई है। तो 2015 की वैल्यू 90,000 है, तो उसका 10% होता है 9,000। देखो अमाउंट घट गया ना डेप्रिसिएशन का, SLM में कहीं नहीं घटा, एज इट इज सब में सेम रहा। यहाँ अगले साल घट गया क्योंकि अब हमने जो है 10% 90,000 पे निकाला। DBM के अंदर उस वैल्यू के जो है डेप्रिसिएशन परसेंटेज चार्ज करते हैं जो उस साल की मशीन की वैल्यू है या उस एसेट की वैल्यू है। इसमें हमने प्रिंसिपल वैल्यू या जिस वैल्यू पे हमने ख़रीदा था उस पे एक अमाउंट तय कर लिया SLM के अंडर और उस पे डेप लगाते गए। लेकिन डिमिनिशिंग के अंदर ये नहीं है, हमारे उस वैल्यू पे चार्ज करेंगे जो हमारी उस साल की मशीन की या कोई भी एसेट की वैल्यू है, ठीक है। अब अगर 2016 में हम देखें तो मशीन की वैल्यू बचती है 90,000 में 9,000 माइनस करेंगे तो 81,000 हमारा
अमाउंट निकलता है। तो मशीन की वैल्यू क्या आ गई 81,000। अब इस 81,000 पे हमारा 10% इस साल चार्ज होगा 2016 पे, जिसका आ जाएगा 8,100। 8,100। फिर 2017 की बात करें तो मशीन की वैल्यू जो हमारी निकलेगी, तो 81,000 में से 8,100 अगर माइनस करेंगे तो हमारा निकलेगा 72,900। ठीक है, क्या अमाउंट निकलेगा हमारा 72,900। मतलब कि 2070 में हमारी जो है 17 में हमारी मशीन की वैल्यू थी 72,900। तो अगर हम इसका 10% हम फिर से चार्ज करते हैं तो हमारा 10% जो है इस पे लगेगा। अब इसका जो 10% होगा 7,290 रुपीज़। तो 2018 की अगर वैल्यू देखें तो हमारी जो है 72,900 में से 7,290 रुपीज़ अगर निकालते हैं हम, तो हमारा निकलेगा 65,610 रुपीज़। ठीक है, 65,610 रुपीज़ जो है हमारा मशीन की वैल्यू निकल जाएगी। तो 2018 में मशीन की वैल्यू 65,610 रुपीज़ हमारी निकल गई। लेकिन यहाँ हम 2018 में देखें SLM में तो 60,000 वैल्यू निकली। अगर SLM की बात करें तो 19 में फिर 10,000 का डैप लगेगा, 20 में 10,000 का डैप, 21 में 10,000 का डैप करके करके इसकी वैल्यू ज़ीरो आ सकती है। ठीक है, 10 साल बाद अगर देखें तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी डैप लग लग के, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगी। यहाँ पे देखो ज़ीरो कैसे हो सकती है, हमेशा जो है डेप्रीसिएशन का अमाउंट घट रहा है। यहाँ पे 65,610 रुपये 65,610 रुपीज़ की वैल्यू आई है। यहाँ एज इट इज़ हमारा जो है राउंड फिगर वैल्यू आई है, तो इसकी वैल्यू जो है ज़ीरो हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। तो यही हमारा जो है DBM का फ़ायदा है, DBM के मेथड का। और इसमें हम अगर देखें तो हर साल अमाउंट जो है कम होता जा रहा है डेप्रीसिएशन का, 10,000, 9,000, ठीक है, ऐसे करके 8,100, 7,290 रुपीज़। यहाँ एज इट इज़ वही है हमेशा। ठीक है, यहाँ हमेशा एक ही अमाउंट तय कर लिया हमने और वही हम माइनस करते गए। और अगर इसकी बात करें SLM की, तो ये ईजीएस्ट मेथड है। एक अमाउंट हमने तय कर लिया, उसको हम माइनस करते करते चलते हैं। अब वो कैसे किया था पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उस पर मैंने अच्छे से आपको बता रखा है। ये थोड़ा टफ है, इसमें हम उस अमाउंट पे चार्ज करते हैं जो हमारी उस साल की वैल्यू निकली है। देखिए यहाँ पे 90,000 पे हमने 10% चार्ज किया, फिर जो है 81,000 की वैल्यू आई, फिर उस पर 10% चार्ज किया, 8100 आ गया। यहाँ जो वैल्यू निकली हमारी 2017 में 72,900, फिर उस पर 10% चार्ज किया 7,290 रुपीज़। ठीक है, उस साल की वैल्यू पे हम चार्ज करते जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप SLM और WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसी को ही बोला जाता है, इन दोनों के बीच में फ़र्क समझ गए होंगे और दोनों काम कैसे करते वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये दोस्तों इस DBM मेथड के यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के जो मेरिट और डीमेरिट उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, उस पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं कि होता इसकी जो है मेरिट और डीमेरिट क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम जो है मेरिट की बात करते हैं। मेरिट में एक ही आपकी मेरिट दी हुई है, वो है इक्वल बर्डन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जिसमें हमारे खर्चे और हमारी जो है इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, आगे के इस चैप्टर जो आगे आपका चैप्टर है रिजर्व वाला, इसको छोड़ के आगे का जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक चैप्टर के बाद, उसमें हम यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखेंगे। ठीक है, उसमें हमारे सारे खर्चे और इनकम्स आती हैं। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इक्वल बर्डन होता है। अब वो कैसे होता है उसको समझिए, ये क्यों बोल रहा है इक्वल बर्डन। देखिए क्या होता है कि हम जो है ना स्टार्टिंग ईयर में जब हम एसेट खरीद के लाते हैं, या कोई भी हम मशीन की बात कर लेते हैं, शर्ट सीने की मशीन खरीद लिया है, तो उसकी जो चलने की मतलब कि उसको हम बहुत चलाते हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उत्पादकता हमारी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम बहुत चलाते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चलाने के कारण हमें जो है रिपेयर भी उसको कराना पड़ता है। ठीक है, तो हमें जो है रिपेयर भी कराना पड़ता है उसको। ठीक है, तो रिपेयर एक्सपेंस भी हमें पे करने पड़ते हैं, मतलब रिपेयर का जो खर्चा होता है उसको भी हमें पे करना पड़ता है, और साथ में हमारा डेप्रिसिएशन भी लगता है। अब SLM के अंडर बात करें तो एक ही अमाउंट हमारा निकल के आ गया 10,000, मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो 20,000 भी निकल सकता है। ठीक है, एक ही हमारा अमाउंट निकल आया, उसको हम चार्ज करते रहते हैं, और रिपेयर एक्सपेंस भी बढ़ता रहता है भाई, क्योंकि हम चलाते रहते हैं मशीन को। एक साल रिपेयर एक्सपेंस मान लीजिए, एक साल 2,000 आ गया, दूसरे साल 3,000 आ गया,
चौथे साल 4000 आ गया, ठीक है। रिपेयर कराते जाएंगे, जाहिर सी बात है उसका भी एक्सपेंस बढ़ेंगे, तो मशीन की जो डेप्रिसिएशन भी उस साल भी 10,000 है SLM के अंडर, इस साल भी 10,000 है, इस साल की भी जो है 10,000 है, ठीक है। तो इक्वल बर्डन कहाँ हुआ, ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा होता जा रहा है, तो इक्वल बर्डन तो है नहीं। अब अगर डिमिनिशिंग में देखें, ठीक है, तो ये अगर बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये 9,000 हो गया यहाँ पे देख सकते हैं, और ये अगर बढ़ रहा है तो ये 8,100 हो गया यहाँ पे, ये भी घट रहा है, ठीक है। समझ रहे होंगे उम्मीद है आप। डेप्रिसिएशन की वैल्यू घटती जाती है, अगर हमारे रिपेयर के एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन की भी वैल्यू घट रही है DBM के अंदर, तो इक्वल बर्डन हुआ, एक जगह बढ़ रही है तो एक जगह घट रही है। लेकिन SLM के अंदर ऐसा है ही नहीं, वहाँ तो फिक्स अमाउंट है भाई, ये भी वही फिक्स है, वो बढ़े जा रहा है बस, ये तो वही खड़ा है, ठीक है। SLM मेथड के डेप्रिसिएशन का अमाउंट यही है और रिपेयर एक्सपेंस बढ़े जा रहा है। SLM के अंडर डेप्रिसिएशन का अमाउंट ये रहा, लेकिन रिपेयर एक्सपेंस बढ़े जा रहा है, ठीक है। और DBM के अंदर तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ठीक है। एक जगह बढ़ रही है तो दूसरी जगह घट रही है, तो इसीलिए बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा इक्वल बर्डन रहता है, ठीक है। अगर रिपेयर एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी घट रही है, तो इक्वल बर्डन हो गया। लेकिन SLM में तो एक ही वैल्यू थी, तो इक्वल बर्डन कहाँ हुआ, बर्डन ज़्यादा पड़ रहा है, बढ़ रही है चीज़ें, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ घट रही है तो एक चीज़ बढ़ रही है, तो इक्वल बर्डन हमारा यहाँ पे आ जाता है। डीमेरिट की अगर हम बात करें तो डीमेरिट के अंदर सबसे पहले दिया हुआ है कि एसेट कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, मतलब कि एसेट पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती उसकी वैल्यू, मतलब कि वैल्यू इसके अंदर ज़ीरो नहीं आ सकती। DBM के अंदर अगर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो उसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं आएगी। अब भाई इसमें डीमेरिट कहाँ हुआ, ये बिल्कुल हुआ। अब मान लीजिए कि स्क्रैप वैल्यू हम जब कबाड़ के पास इसको लेके गए तो स्क्रैप की वैल्यू ज़ीरो आ गई, मतलब 1 रुपया भी नहीं मिला हमें। लेकिन हम अगर अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं DBM मेथड के अंदर, तो अपनी बुक में हमारी मशीन की वैल्यू ज़ीरो आई ही नहीं। मान लीजिए 72 रुपये आ गई, ठीक है, 72 रुपये जो है हमारा 72 रुपीज़ जो है हमारी वैल्यू आ गई, ज़ीरो आई नहीं, लेकिन स्क्रैप में हमें कुछ मिला ही नहीं, तो दिक्कत है ना भाई। बुक में हमारी इसकी वैल्यू 72 रुपीज़ है, लेकिन स्क्रैप के पास हमारे पास 0 रुपीज़ भी नहीं मिले, मतलब 1 रुपया भी नहीं मिला उसमें, पूरा ख़राब हो गई मशीन। SLM के अंडर तो ज़ीरो हो सकता है, वो चलते 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 वैल्यू भी ज़ीरो आ गई और स्क्रैप मिला ही भी नहीं हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साफ़ है अकाउंटिंग। लेकिन स्क्रैप में हमें 0 रुपीज़ मिला, लेकिन यहाँ 72 रुपीज़ है हमारी वैल्यू, तो दिक्कत है। तो ये थोड़ी डीमेरिट यहाँ पे आ जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी, इसका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको जो है डिटरमाइन करना, यानी कि उसकी निर्धारित करना बहुत मुश्किल है, उसको निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। SLM के अंडर अगर हम स्ट्रेट लाइन में बैठे देखें तो हमें एक अमाउंट जो हमें, मतलब कि मान लीजिए कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब कि 10% हमने कर लिया तो हमें पता है कि 10,000 हमारा अमाउंट है, फिक्स अमाउंट हमने निकाल लिया है, तो हम अफोर्ड कर सकते हैं उसको, तो इसकी परसेंटेज अब निकाली जा सकती है। लेकिन इसकी नहीं निकाली जा सकती, इसका पता ही नहीं है कि कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो अमाउंट ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये भी डीमेरिट एक यहाँ पे आ जाती है। तब आइए दोस्तों, इसको जो है प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है, इस मेथड से हम प्रैक्टिकली कैसे डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं उसके बारे में सीख लेते हैं। बाकी अगर हम बात करें SLM की, SLM का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि SLM से कैसे डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम करते हैं इलस्ट्रेशंस कुछ, जिससे आपको जो है प्रैक्टिकली पता लग जाए कि डेप्रिसिएशन को एक्चुअल में प्रैक्टिकली कैसे चार्ज किया जाता है। वैसे तो आपने SLM जो है कर लिया होगा, SLM से कैसे करते हैं, बट DBM से यानी कि WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कैसे हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करें उसके लिए सीख लेते हैं हम। तो यहाँ में मेरे पास जो है स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए मैं क्या करूँगा, ऊपर सारी वर्किंग करूँगा आपकी और नीचे आपका अकाउंट बनाऊँगा। तो मैं जो है इसको भी मिटा देता हूँ एक बार, ताकि मैं यहाँ पर जो है वर्किंग कर सकूँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम जो है इलस्ट्रेशन 8 से हम जो है डेप्रिसिएशन करना शुरू करते हैं कि प्रैक्टिकली जो है DBM मेथड का यूज़ करके आखिर डेप्रिसिएशन को कैसे चार्ज किया जाता है। तो फॉर्मेट मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, आप इस तरीके से जो है फॉर्मेट को बना सकते हैं, ठीक है।
अगर आप क्वेश्चन नहीं करके आते तो इस फॉर्मेट का आपको 1 नंबर मिलता है। अगर आप फॉर्मेट बना के साथ में पूरा कंपनी का नाम या कि फर्म का नाम ऊपर लिख के अगर लिख के आते हैं तो इसी फॉर्मेट का आपको जो है 1 नंबर मिल जाता है। डेबिट और क्रेडिट साइड जैसे नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं उसका ही फॉर्मेट है सेम, डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉलियो और अमाउंट। जर्नल फॉलियो का यूसेज बहुत कम है, उसका यूसेज होता नहीं है। इसका यूसेज कैसे होता है उसको समझिए। ये जर्नल फॉलियो क्या होता है कि जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। आपके सिलेबस में इसकी जर्नल एंट्रीज है नहीं, ठीक है, बट इसकी भी जर्नल एंट्री कम करते हैं। ये अकाउंट बनाने से पहले उसकी जर्नल एंट्री हम पास करते हैं। तो वो जर्नल एंट्री कहाँ पर लिखी हुई है उसका पेज नंबर जो है जर्नल फोलियो पे कोई कॉलम में लिखा जाता है, ठीक है। अब जर्नल एंट्री आपको जो है अगला आप डिस्पोजल अकाउंट जब बनाएंगे उसमें आपको जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी सबसे पहले, वो आपके सिलेबस में है, लेकिन इनकी नहीं है आपको, ठीक है। एसेट के अकाउंट में आपको जर्नल एंट्री नहीं बनानी। तो शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 8 आपको जो है दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन 8 में दिखा है कि विजडम इंटरप्राइज परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर 1 लाख रुपीज़, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट हमें अभी बनाना है, ये हमें पता चल गया। कोई विजडम इंटरप्राइज है, वो उसने जो है 1 लाख की मशीन खरीदी है, ठीक है। अब यहाँ पे डेट का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन चैप्टर में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि डेट का सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। 1 अक्टूबर को हमने जो है पहली मशीन खरीदी 1 लाख रुपीज़ की। हमने ये डिसाइड किया उसके बाद कि 20% जो है पर एनम के WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, देखिए यहाँ पे बोल रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। ये हमें इसका खास ध्यान रखना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का। DBM को जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोला जाता है। अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है तो आप कंफ्यूज ना हो। ऑन 1 जनवरी 2015 को हमने एक और मशीन खरीदी 40,000 रुपये की, ठीक है। अब हमें जो है मशीनरी अकाउंट शो करना है कब तक, 31 मार्च ऑफ 2016 तक। और अकाउंटिंग ईयर इनका एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसको क्वेश्चन को पहले मैं जो है आपको समझा देता हूँ। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा जो ईयर ख़त्म होता है वो 31 मार्च को ख़त्म होता है, ठीक है। 31 मार्च को हमारा ईयर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो शुरू कब हो रहा है सबसे पहले वो देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को हमने मशीनरी खरीदी 2012 को, मतलब कि 2012 हमारा जो है शुरू हो रहा है। तो मतलब कि अगर 31 को ख़त्म हो रहा है तो 1 अप्रैल को हमारा शुरू हो रहा है ईयर। ये सबसे पहले समझ लो कि 1 अप्रैल को हमारा ईयर शुरू हो रहा है और 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे हमें पता लग गया। और सबसे पहले मशीन हमने खरीदी 2012 को, ठीक है। तो पहला ईयर हमारा कौन सा हुआ, 2012। और हमें कब तक शो करना है, 31 2016, मतलब कि 2016 तक हमें मशीनरी अकाउंट शो करना है, ठीक है। यहाँ तक आप बात समझ गए। अब चलिए इसको जो है प्रैक्टिकल इस पर करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला ईयर हमारा था 2012। 2012 को अक्टूबर 1 को हमने पहली मशीनरी खरीदी, तो उसको लिखेंगे 2012 अक्टूबर 1 बाय बैंक, सॉरी बाय नहीं आएगा यहाँ पे, डेबिट साइड है, तो टू बैंक 1 लाख रुपीज़ अमाउंट में डाल दो। यहाँ तक पहली ट्रांजैक्शन होगी, हमने मशीनरी खरीदी 1 अक्टूबर 2012 को। अब फिर क्या बोलता है कि डिसाइडेड 20% पर एनम के हिसाब से हमें जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। बट उसके पहले कुछ और है, अगर 2012 में देखना है कुछ भी नहीं है, सीधा हमने जो है एक और मशीनरी खरीदी 2015 में। तो अब हमें जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इस ईयर का। तो अगर अक्टूबर 1 यहाँ पे है और मार्च 31 आता है, मार्च 31 को हम ईयर की एंडिंग में चार्ज करते हैं, ठीक है। एंडिंग ईयर मार्च 31 है, तो ये अगर 2012 है तो यहाँ पे मार्च 31 2013 हो जाएगा, ठीक है। 2012 अक्टूबर 1 से अगर ईयर एंडिंग में आते हैं 2013 होगा, क्योंकि मार्च 31 को ख़त्म हो रहा है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन, ठीक है, बाय डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन देखो कैसे चार्ज करना है। डेप्रीसिएशन DBM मेथड से अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो उस वैल्यू पे करेंगे जो उस साल की वैल्यू है मशीनरी की। और सॉरी, यहाँ हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, पहले हमें प्लांट एंड मशीनरी
अकाउंट। अब प्लांट मशीनरी हमारी 1 लाख की है, तो सबसे पहले वही 1 लाख की वैल्यू आ जाएगी हमारी, उसका 20% हमें चार्ज करना है, तो 20/100। अब यहाँ पे देखो कि आप फुल ईयर नहीं है यहाँ पे मार्च 31 तक, अक्टूबर 1 से स्टार्ट है मार्च 31, तो हमारे होते हैं 6 महीने, पूरा ईयर नहीं है, तो इंटू 6/12 कर देंगे। ठीक है, इंटू 6/12 कर देंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो 10,000 रुपीज़ आएगा। ठीक है, आप उसको करके देख लेना। 10,000 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो उसी मार्च 31 को हम CD निकालते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से आपको बता रखा है। तो CD जो हमारी निकलेगी वो 90,000 निकलेगी। यहाँ उस साल का अकाउंट बंद कर दीजिए, और कुछ नहीं करना हमें, दोनों का टोटल करेंगे तो 1 लाख रुपीज़, और इस साइड का भी अगर हम बंद करके टोटल करें तो 1 लाख रुपीज़ ही आएगा। तो इसका मतलब हमारी जो है ट्रांजैक्शन सही पुट हुई है, दोनों साइड हमारे टोटल सेम आ गए। ठीक है, अब चलते हैं इसी CD को BD बनाएंगे। तो 2013 को ही हम यहाँ पे अप्रैल 1 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अप्रैल 1 को हमारा ईयर शुरू हो रहा है। ठीक है, 2013 मार्च 31 पर ख़त्म हुआ, और 2013 पे अप्रैल 1 पे हमारा नया ईयर शुरू हुआ। डेट का खास आपने ध्यान रखना है। टू बैलेंस BD मतलब ओपनिंग बैलेंस, मैंने आपको पहले ही लेजर कराते वक्त समझा दिया था, और यही CD आके BD बन जाता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया था, और पिछली वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है। 90,000 का 90,000 लिख दिया। 13 में कुछ नहीं किया, सीधा 15 में किया है, तो सीधा चलते हैं अब 2014 मार्च 31 को सीधा डेप लगाते हैं। तो बाय डेप्रीसिएशन, ठीक है। अब यहाँ वो पूरा ही लगेगा, कितने का अमाउंट पे लगेगा, उस अमाउंट पे जो उस साल की वैल्यू है। यहाँ की वैल्यू 90,000 है 2013 की अगर देखें तो इंटू 20/100 करेंगे, पूरे साल का ही लगेगा, क्योंकि इस बार तो पूरा साल ही है, और जो वैल्यू आ जाएगी आपको 18,000 आ जाएगी। ठीक है, तो लिख देंगे 18,000। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आपने जो है ये बताया कि वैल्यू घटती है, लेकिन यहाँ तो वैल्यू बढ़ रही है अगले साल। देखिए यहाँ की वैल्यू जो है वो 6 महीने की है, अगर इसको पूरे साल का हम देखें तो ये 20,000 रुपये बनती है, और यहाँ के 18 हो रही है, तो मतलब घट रही है। ये 6 महीने की वैल्यू है, इसीलिए 10,000 है। ठीक है, तो वही हम जो है बैलेंस BD निकालेंगे, सॉरी CD, उसी मार्च 31 को ही। तो टू बैलेंस बाय बैलेंस CD, और वही 90,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो 72,000 हमारी वैल्यू आएगी। चलो इसको भी बंद कर देते हैं, और इन दोनों का टोटल करेंगे तो 90,000 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं 2014 पे, अप्रैल 1, यही 14 का अप्रैल 1, टू बैलेंस BD, यही CD आके BD बन जाता है, तो 72,000 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बात थोड़ी समझने वाली है। अब हमने जो है दूसरी मशीनरी परचेज की थी, वो 1 जनवरी 2015 को की थी, तो इसका मतलब कि ये इसी साल में ही हुई। ठीक है, ये साल कब ख़त्म होगा, मार्च 31 2015 को ख़त्म होगा, तो मतलब कि 1 जनवरी इसी साल को ही आएगा। ठीक है, मैंने इसलिए बोला था कि डेट का ध्यान रखना है, तो इसे इधर लिखेंगे हम 2015 जनवरी 1, टू बैंक करके एक और नई मशीनरी ले लेंगे। यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ, ये करने का तरीका है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। 40,000 यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, नई मशीन में हमने ऐड कर ली। अब चलते हैं 2015 को ही, मार्च 31 को हमारा ख़त्म हो रहा महीना। ठीक है, ये भी जनवरी 1 इसी महीने के अंदर ही आ रहा है, मतलब इसी साल के ही अंदर आ रहा है। तो बाय डेप्रीसिएशन 1 का लिखते हैं कि पहली मशीनरी का डेप्रीसिएशन हमारा क्या है, जो हमारे ये बैलेंस BD चल रहा था, इसका तो पूरे साल का ही लगेगा 70, इसका जो है हमारा पूरे साल का ही लगेगा 72,000 इंटू पूरे साल का ही 20/100 ही लगेगा, पहली मशीनरी का है। तो यहाँ आ जाएगा 14,400 आपका जो है अमाउंट आ जाएगा पहली मशीनरी का। ठीक है, जो हमारी बैलेंस BD निकल रहा था ना, 72,000 की वैल्यू थी जो पहली मशीन की, जो हमने 1 लाख का ख़रीदा था, यहाँ 72,000 की वैल्यू थी, उसकी जो डेप्रीसिएशन थी वो 14,400 यहाँ पे पहली मशीनरी की निकली।
अब दूसरी का देखते हैं जो अभी हमने ख़रीदा है। अब ये जनवरी 1 को ख़रीदा है और मार्च 31 को यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी का महीना गिनेंगे, फरवरी का और मार्च का गिनेंगे, तो 3 महीने का होता है। और जो वैल्यू है वो 40,000 की है, ठीक है, इंटू 20/100 की आपका रेट है और इंटू 3/12 करेंगे, तो जिसका आपका आंसर आएगा 2000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे बाई डेप का 1 अगर देखें हम, तो इसकी पहली मशीनरी की वैल्यू निकली 14,400, ठीक है। और डेप 2 कर देते हैं, 2 की वैल्यू जो निकली 2000 रुपीज़, ये इनर कॉलम में लिखेंगे, आउटर कॉलम में पूरा टोटल अमाउंट लिखेंगे, इन दोनों को टोटल करके 16,400 आपका अमाउंट आ जाएगा। पहली मशीनरी का डेप, सेकंड मशीनरी का डेप, डेप्रिसिएशन पहली मशीनरी का, डेप्रिसिएशन दूसरी मशीनरी का, इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में हम टोटल लिख देंगे, ठीक है। ऐसे हमें डेप निकालना है। अब यहाँ पे सीडी भी निकालेंगे, तो बाय बैलेंस सीडी, अब ये 1 का और ये 2 का, तो अगर सीडी की बात करें तो 72,000 में से उसका डेप 14,400 अगर हम माइनस करते हैं, तो हमारा जो अमाउंट निकल के आता है वो निकल के आता है 57,600, ठीक है। और दूसरी मशीनरी का देखें तो 40,000 में से 2,000 माइनस करते हैं तो अमाउंट निकल के आता है 38,000, जिसका अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 95,600। यह हमारा निकला क्या, सीडी बैलेंस, मतलब कि हमारी मशीनरी अब 2015 को ये वैल्यू है। तो इस अकाउंट को बंद कर देंगे और इन दोनों को अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1,12,000। तो इन दोनों को भी बंद कर दो, तो इसका भी आंसर आएगा 1,12,000। तो इसका मतलब कि हमारा डेबिट क्रेडिट सेम आ रहा है, हमने बिल्कुल ट्रांजैक्शन को सही पुट किया है। अब आइए चलते हैं 2015 पे, अप्रैल 1 पे, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। अब बीडी 1 का और बीडी 2 का, 1 का था 57,600, इसका 38,000, और टोटल हमारा बीडी कितना था 95,600, ठीक है। अब चलते हैं 2016 में, क्योंकि और कुछ है नहीं, सीधा डेप लगा देंगे मार्च 31 पे, बाय डेप 1 और 2। अब यहाँ देखिए 57,600 में से अगर हम डेप लगाएं, फर्स्ट मशीनरी का डेप लगाते हैं, चलो पहले 57,600, इसका 20% डेप लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ 57,600 इंटू 20/100, तो हमारा जो डेप निकल के आता है वो 11,520 रुपीज़ निकल के आता है, ठीक है। 11,520 रुपीज़ निकल के आता है, तो लिख देता हूँ 11,520। और दूसरी का अगर डेप निकाले तो 38,000 इंटू 20/100 हो जाएगा। इसका मैं निकाल लेता हूँ एक बार, तो इसका जो आंसर आएगा वो 7600 आ जाएगा, तो 7600, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 11,920 रुपीज़, ठीक है। आउटर कॉलम में मैंने लिख दिया। अब इसका भी जो है बीडी निकाल लेते हैं, सीडी, बाय बैलेंस सीडी, ये फर्स्ट का और ये सेकंड मशीनरी का। अब 57,600 में से ये माइनस करेंगे 11,520 रुपीज़, मैं माइनस कर देता हूँ 57,600 में से मैं माइनस कर देता हूँ 11,520 को, तो आंसर आ जाएगा 46,080 रुपीज़, 080, ठीक है। और अब 38,000 में से मैं 76,000 को माइनस कर देता हूँ, 7600 को, 7600, तो आंसर आ जाएगा 30,400 रुपीज़। इन दोनों को मैं अगर टोटल करूं तो 76,480 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपकी बुक में भी वही गिवन है। बुक में आपका जो है पूरा एक जोड़ करके निकाला गया है, लेकिन अलग अलग करके निकालना है, क्योंकि दोनों मशीनरी अलग है हमें, तो ऐसे आपको जो है अलग अलग करके निकालना है।
तो अब अकाउंट बंद कर दो। अगर इनका टोटल करते हो तो वही जो है 95,600 आपका अमाउंट आएगा। तो इसको भी बंद कर दो तो वही 95,600 आपका अमाउंट आ जाएगा। अब यही जो है जो CD है वही आगे जाके BD बन जाएगी 2016 में। ऐसे आपको जो है 2016 तक अकाउंट शो करना है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे कि DBM मेथड से जो है डेप्रीसिएशन को कैसे चार्ज किया जाता है। अब आइए जो है एक अगला इलस्ट्रेशन करते हैं ताकि और आपको अच्छे से एक सेल वाला केस है वो अच्छे से समझ में आ जाए, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। अगले जो दो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 9 और इलस्ट्रेशन 10, ये जो है मैं बोर्ड पे आपको करा नहीं सकता, इसीलिए एक कॉपी में मैं आपको जो है ये अच्छे से समझा देता हूँ कि इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो ये दोनों वो मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो ये दोनों जो है छोड़ने नहीं चाहिए, इसीलिए जो है मैं आपको एक कॉपी में ये अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों इलस्ट्रेशन 9 हम करते हैं। इलस्ट्रेशन 9 का जो सेल वाला केस मैंने आपको SLM मेथड में कराया था, वही SLM मेथड का एक केस यहाँ पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हम करेंगे। जैसे कि सेम एज इट इज़ वही सेल वाला केस था जैसे हमने मशीन बेची थी, अब ऐसे ही हम यहाँ पे भी मशीन बेचेंगे, बट उसमें से डेप्रीसिएशन का जो मेथड है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। पहले हम SLM मेथड से हम करते थे, अब हम जो है DBM मेथड से यहाँ पे करेंगे। तो इलस्ट्रेशन 9 जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा एग्ज़ाम में आने के लिए 100% चांस है इसके। तो इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल को गंगा ब्रदर्स ने 2 मशीन खरीदी, 75,000 की एक थी, मतलब कि 1,50,000 की जो है 2 मशीन हुई। डेप्रीसिएशन जो है 10% का रेट है DBM मेथड में, और 31 मार्च 2016 को एक मशीन जो है वो बेच दी 55,000 में, और एक इम्प्रूव मॉडल और ख़रीद लिया जिसकी कॉस्ट थी 80,000 की। वो जो है सेम डे पे हमने ख़रीदी जब हमने मशीन बेची थी। अब हमें क्या करना है कि 2015-16 तक का जो है हमें डेप्रीसिएशन अकाउंट बना के देना है। तो क्वेश्चन से हमें ये पता लग रहा है कि हमें जो है मशीन अकाउंट बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट। ठीक है, 2015-16 तक बनाना है हमें। और जो इनका ईयर एंड हो रहा है यहाँ पे इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है वो 31 मार्च को हो रहा है, मतलब कि हमारा जो ईयर अब शुरू हो रहा है वो अप्रैल 1 को हो रहा है और ख़त्म जो है 31 मार्च पे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अप्रैल 1 2014 को हमने जो है 2 मशीन खरीदी थी, उसकी एंट्री यहाँ पे पहले सबसे पहले कर लेते हैं। ये आपने जो है सीखा हुआ है पिछले इलस्ट्रेशंस में। तो 2014 अप्रैल 1 टू बैंक करके हम जो है मशीन खरीदते हैं। तो 2 मशीन खरीदी 75,000 ईच, मतलब कि एक 75,000 की थी तो 2 कितने की हुई 1,50,000 की। तो अमाउंट के कॉलम में हमने लिख लिया 1,50,000। तो अब देखते हैं कि अगर 2014 ईयर में और कोई वर्किंग करने के लिए या कोई दूसरी ट्रांजैक्शन गिवन है तो कर देते हैं, नहीं तो हम सीधा डेप्रीसिएशन लगाएंगे। तो इलस्ट्रेशन में कोई गिवन नहीं है तो सीधा 2015 लगा के हम जो है मार्च 31 को डेप्रीसिएशन लगा देते हैं। बाय डेप्रीसिएशन करके लिखेंगे, और जो रेट दे रखा है वो DBM मेथड से 10% दे रखा है। तो 1,50,000 का जो 10% का रेट होता है वो 15,000 होता है, तो लिख देंगे अमाउंट में 15,000, और साथ में एक बैलेंस CD निकाल लेंगे हम, बैलेंस CD, जो कि 1,50,000 में से अगर हम 15,000 माइनस करते हैं तो 1,35,000 हमारा आंसर आता है। तो 1,35,000, बस और कुछ नहीं करना, हमने डेप लगा दिया और सीधा कर देना है अकाउंट बंद दोनों साइड। अगर दोनों साइड का टोटल आता है तो मतलब हमने सही ट्रांजैक्शन पुट की है। अब चलते हैं अगले साल पे 2015 अप्रैल 1 और टू बैलेंस BD करके हमारा जो बैलेंस मशीनरी थी वो लिख देंगे। जो CD का बैलेंस था वो एज इट इज़ होता रहेगा 1,35,000, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अब 2015 में भी कुछ नहीं हुआ, अब सीधा हम जो है 2016 मार्च 31 करके डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि अगर कोई नई मशीनरी खरीदी होती तो हम जो है एंट्री कर लेते, लेकिन यहाँ 2015 में कोई और कुछ ट्रांजैक्शन हुई नहीं है और सीधा हम जो है डेप्रीसिएशन लगाएंगे।
अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो जो है प्रिंसिपल वैल्यू पे नहीं होगा कि जब हमने मशीनरी ख़रीदी थी, अब वो चार्ज होगा किस पे, जो उस साल का बैलेंस है। अगर हम 2015 में आज खड़े हैं तो 2015 का जो ईयर है 2015 और 16 में जो बैलेंस है मशीनरी का वो 1,35,000 है। अब जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो इस पे होगा। ये मैंने पिछले इलस्ट्रेशन में आपको अभी भी करा दिया है। तो 1,35,000 का जो है 10% हम निकालते हैं तो 13,500 हमारा अमाउंट आ जाता है। और इसी में ही हम जो है बैलेंस CD भी एक बार निकाल लेंगे। बाय बैलेंस CD 1,35,000 में से 13,500 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1,21,500। ठीक है, ये बैलेंस हमारा निकल के आता है। तो हम अकाउंट सीधा बंद कर देंगे और इन दोनों का टोटल सेम ही आएगा 1,35,000। सीधा बढ़ेंगे अगले साल पे 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD करके CD के बैलेंस को नीचे उतार देंगे, जो कि बैलेंस है हमारा 1,21,500। अब यहाँ थोड़ी और वर्किंग्स आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ और ट्रांजैक्शन बोली है 2016 पे। अब देखिए हमारे जो 2016 अब मार्च 31 2016 को उसने ये मशीनरी ख़रीदी है, मतलब कि मार्च 31 को हमारा ईयर ख़त्म होता है। तो एक हिसाब से ये जो है हमारे नए ईयर में मशीनरी ख़रीदी है। तो यही डेट का ध्यान हमें रखना है कि मार्च 31 2016 को एक नई मशीनरी उसने ख़रीदी भी है और साथ में एक मशीनरी बेची भी है। तो सबसे पहले हम एंट्री कर लेते हैं मार्च 31 की, यहीं पे ही हम एंट्री कर लेते हैं मार्च 31 टू बैंक करके एक एंट्री कर लेते हैं 80,000 की। ठीक है, 80,000 की हमने एक और एंट्री कर ली यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें मार्च 31 को हमने एक मशीन बेची थी जो कि 55,000 के। तो उसकी वर्किंग एक बार कर लेते हैं कि एक पार्ट, क्योंकि हमने 2 पार्ट खरीदे थे और यहाँ दोनों पार्ट का हमने डेप्रिसिएशन लगा के हमने ये वैल्यू निकाली है। अब उसमें से एक मशीन हमने बेच दी, हमने यहाँ पे 2 मशीनरी के जो है वर्किंग की है। अब एक बेची है, उसका लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है उसके बारे में एक बार वर्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे वर्किंग में लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ मशीन। ठीक है, एक मशीन का हमने जो है, अब सबसे पहले लिख देता हूँ इनिशियल कॉस्ट, मतलब कि एक मशीन की क्या कॉस्ट थी सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो एक मशीन की कॉस्ट 75,000 थी, हमने 2 खरीदी थी। तो उसका अगर हम डेप यानी कि हम 2016 में बेच रहे हैं तो 2 साल का डेप लगेगा। ठीक है, यहाँ हमने जो ख़रीदी थी ये 2 मशीनें 2014 में ख़रीदी थी। अब यहाँ पे जो है उसका पहले तो डेप निकालेंगे, माइनस कर देंगे जो 2015 में डेप लगाया था। अब वो जो डेप होगा 75,000 का, अगर 10% निकालें DBM से तो 7,500 बनता है। ठीक है, फिर इसकी बुक वैल्यू क्या बनी अगर देखें हम बुक वैल्यू इन 2015, तो इसकी जो बुक वैल्यू बनती है वो 67,500 बुक वैल्यू बनती है। और अगर हम डेप 2016 का भी इससे माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हमने 2016 को ये मशीनरी बेची है तो वो पूरे साल मार्च 31 को ही बेची है तो पूरे साल का डेप लगेगा, जो कि इस वैल्यू का 10% होगा 67,500 का। तो 6750 यानी कि 6,750 रुपीज़ इसमें से जो है डेप लगेगा हमारा। तो अगर ये माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 60,750 रुपीज़। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है हमारी हमारे हिसाब से जो है ओरिजिनल वैल्यू हमारे हिसाब से जो है ये वैल्यू आ जाती है। और हमने जो बेचा सेल कर देंगे, हमने इसको बेचा 55,000 में, तो मतलब कि 60,750 की मशीन हमने बेची कितने में, 55,000 में। तो हमारा जो लॉस निकल के आता है वो आता है 5,750 रुपीज़ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, मतलब कि हमें जो है लॉस हुआ मशीन को सेल करने में 5,750 रुपीज़,
जो कि मशीन हमारी 60,750 की थी, उसको हमने 55,000 में बेच दिया। ठीक है, और साथ में जो है डेप भी हमने लगाया। ठीक है, तो डेप तो हमें जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है 2016 का, यहाँ पे हमने पहले से ही लगा रखा है, तो यहाँ पे पहले ही हम लिख देंगे 2016 मार्च 31 को हमने जो है बाय सेल या बाय बैंक आप कर सकते हो, बाय बैंक सेल हमने जो मशीन बेची 55,000 की, ऐसे करके हमें लिखना है। ये थोड़ा जो है टफ क्वेश्चन है यहाँ पे, और हमें इस पे लॉस हुआ तो इसीलिए हम क्रेडिट साइड में ही बाय P&L अकाउंट लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट होता तो डेबिट साइड में लिखते। कितने का लॉस हुआ है यहाँ पे, हमें जो लॉस हुआ है वो 5,750 रुपीज़ का हुआ है, तो लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यही वर्किंग करनी है, बाय डेप्रिसिएशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले ही जो है वो डेप्रिसिएशन लगा रखा है मार्च 31 का। ये जो है 2 मशीनरी का है, इसमें से एक मशीनरी का हमने डेप लगा रखा है, तो सीधा हम जो है नई मशीनरी जो हमने मशीन खरीदी थी, इसको मैं 2 लिख देता हूँ, उसका हम सीधा डेप लगाएंगे, और फर्स्ट का जो है एक पार्ट का हम डेप लगाएंगे। तो अब लिखते हैं यहाँ पे 2017 के मार्च 31 लिख देते, क्योंकि 16 का अप्रैल 31 स्टार्ट था, तो सीधा सीधा बाय डेप्रिसिएशन लिख देंगे। अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, पहली मशीन जो कि आधी थी हमारी, अब इसका आधा अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो पहले तो एक हमने पहले ही 75,000 का जो है 16 में क्या अमाउंट है वो निकाल रखा है, 60,750 रुपीज़ हमारा अमाउंट है, वो भी लिख सकते हैं, उससे भी डेक निकाल सकते हैं। नहीं तो आप जो बैलेंस BD है 1,21,500 उसका हाफ कर दीजिए, मतलब कि डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो भी आपका यही आंसर जो है आने वाला है 60,750 रुपीज़। अब 60,000 को हम जो है 60,750 रुपीज़ को अगर 10% उसका निकालेंगे हम, तो हमारा जो निकलेगा 66,075, यानी कि 6,075 रुपीज़ जो है निकलेगा। तो फर्स्ट मशीनरी का जो हमने आधा एक पार्ट बेचा था, अब उसका जो है डेप्रिसिएशन निकला है हमारा 6,075 रुपीज़, और सेकंड जो हमने ख़रीदी है उसका अगर डेप निकाले तो उसका डेप निकलता है 8,000, क्योंकि वो पूरे साल का ही हो जाएगा। अब 80,000 का 10% 8,000 ही होता है। 8,000 को अगर हम प्लस करते हैं 6075 से, तो हमारा आंसर आता है 14075, यानी कि 14,075 रुपीज़। और इसी का ही हम जो है बैलेंस CD भी निकाल लेते हैं, वो भी मार्च 31 को ही निकलेगा। अगर पहली मशीनरी का दिखें हम, तो हमारी जो वैल्यू थी 60,750 थी, तो उसमें से हम 60,750 में से हम अगर 6075 निकाल लें तो 54,675 बचते हैं, 54,675, और 80,000 में से 8,000 निकाल लेते हैं तो 72,000 हमारा अमाउंट आता है। तो इन दोनों का टोटल करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1,26,675 रुपीज़। अब इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं, अगर हमारा आंसर सही आता है तो ही जो है हमारे, इसका मतलब कि हमारी ट्रांजैक्शन सही पुट हुई है। तो मैं टोटल कर लेता हूँ 1,26,675, तो इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 201,500, यानी कि 2,01,500, 2,01,500। तो दोनों का अमाउंट जो है हमारा सेम आ रहा है, और यही अब BD जाके CD बन जाएगा 2016 में, यानी कि 2017 में। ठीक है, तो ये हमें जो है ऐसे करके इलस्ट्रेशन 9 जो आपका गिवन था वो ऐसे करके आंसर देना है। जो आपकी बुक में गिवन है आंसर वो गलत है, ऐसे हमें करना नहीं है। वो पता नहीं कैसे किया है, किस हिसाब से इन्होंने किया है, बट वो आंसर जो है गलत है। ना उसमें सेल का पार्ट उसने बेचा है, ना कुछ भी किया है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ऐसे करके हमें जो है आंसर निकालना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से सेल वाला केस आपको क्लियर करवा देता हूँ। हमने एक मशीन बेची थी 31 2016 को, जो हमने 2 मशीनरी खरीदी थी यहाँ पे 75,000 की।
जो कि हमारी 1,50,000 की बची थी, 275 की खरीदी थी हमने, और उसको 2016 में हमने एक मशीन ही बेच दी। तो एक मशीन बेचने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे वर्किंग्स की 75,000 से, उसमें डेप हमने माइनस किया 15 का और 16 का, तो हमारी वैल्यू निकली 60,750 रुपीज़, जो कि एक मशीनरी का था। तो उस वही एक मशीनरी हमने जो है 55,000 में बेच दी, तो हमने लॉस को जो है कैलकुलेट कर लिया, और उसी मशीनरी को यहाँ हमने ट्रांजैक्शन में पुट करके बेच दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब बाय डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एसएलएम से आप देखोगे कि मैंने पिछली वीडियो में यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन भी लिखा था, लेकिन वो जो है एडिशनल डेप था, अलग से डेप लगाना था मुझे, लेकिन यहाँ पे लगाना नहीं है क्योंकि मैंने 2 साल का मैं ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुका हूँ, इसलिए मैंने बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा नहीं। अभी मैंने यहाँ पे जो है 2017 में आके जो बचा हुआ एक मशीन थी और साथ में हमने एक और मशीनरी खरीदी थी, उन दोनों का डेप कैलकुलेट किया। अब वो कैलकुलेट कैसे किया, ये मैंने जो है एक मशीनरी की वैल्यू निकाली थी जो कि हमारी 2016 में थी, तो उसी का ही मैंने 10% यहाँ पे लिख दिया और साथ में इस नई मशीनरी का 10% लिख दिया और डेप निकाल लिया और साथ में दोनों का बैलेंस निकाल लिया। तो ऐसे करके आपको जो है ये इलस्ट्रेशन करना है। बुक में जो गिवन है वो गलत है, वो नहीं करना, आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इलस्ट्रेशन 9 आपकी जो है बुक में गिवन है। इलस्ट्रेशन 10 वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये केस भी आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं अगर बोलूँ तो वो जो मैंने पिछले इलस्ट्रेशन अभी आपको कराया तो मोस्टली वो आ सकता है। फिर भी अगर ये आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो, आप ये भी क्वेश्चन एक बार तैयार कर लीजिए। तो इलस्ट्रेशन 10 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो है आकाश ट्रांसपोर्ट कंपनी है एक, जिसने एक ट्रक परचेज़ किया था 8 लाख का। वो किया था इसने अक्टूबर 1 2014 को, और अप्रैल 1 2016 को उसी ट्रक का जो है एक्सीडेंट हो गया और वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, और इंश्योरेंस कंपनी से जो है वो 6 लाख का हमें क्लेम मिल गया फुल सेटलमेंट में। 8 लाख की मशीन थी, 6 लाख का हमें जो है क्लेम मिल गया 2016 में। अब उसी दिन हमने जो है एक नया, उस कंपनी ने एक नया ट्रक परचेज़ किया जिसकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपीज़, और हमें क्या करना है कि 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एवरी ईयर, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन मतलब कि वही डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हमें जो है अभी ट्रक अकाउंट दिखाना है 2014 से लेके 2016 तक, और इनका जो ईयर एंड हो रहा है वो दिसंबर 31 को हो रहा है। तो चलो, हमें जो है अभी पता लग गया, तो हमें ट्रक अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं ट्रक अकाउंट, ट्रक अकाउंट। ठीक है, अब ट्रक अकाउंट सबसे पहले हमने जो है 2014 अक्टूबर 1 को एक ट्रक खरीदी थी, तो टू बैंक करके ट्रक को ख़रीदेंगे। सबसे पहले 8 लाख रुपीज़ की ट्रक थी। ठीक है, अब 2014 और 15 को कुछ हुआ नहीं, सीधा 16 को हुआ है, तो 15 तक, यानी कि 15 के दिसंबर 31 तक हम जो है डेप लगाते चलेंगे। तो 2014 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो इसी वैल्यू पे होगा 20%। तो 8 लाख का 20%, 20/100। अब देखो यहाँ पे जो है हमने एनुअल का डेप नहीं है हमारा, अक्टूबर 1 को ख़रीदी है और दिसंबर 31 को हमारा ईयर एंड हो रहा है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि 3 महीने का डेप लगेगा, तो 3/12 कर देंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 40,000। ठीक है, तो डेप हमारा जो है 8 लाख पे 3 महीने का 20% के हिसाब से 40,000 आ रहा है। तो दिसंबर 31 को हम BD यानी कि CD भी निकाल लेंगे, तो बाय बैलेंस CD, तो 8 लाख में से 40,000 अगर हम माइनस करेंगे तो 7,60,000 हमारा आंसर आएगा, और हमें कर देना है अकाउंट बंद। बस इतनी वर्किंग डेप लगा के दिखा दिया। तो इनका टोटल करेंगे तो 8 लाख, और डेबिट के कॉलम में अगर हम देखें तो 8 लाख तो वैसे ही है, तो 8 लाख मतलब कि हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ गया, तो हमने ट्रांजैक्शन को बिल्कुल सही किया है। तो यही अब CD आके अगले साल 2015 जनवरी 1 यानी कि अब देखिए यहाँ पे जो है दिसंबर 31 को हमारा ईयर ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब कि जनवरी 1 को हमारा ईयर स्टार्ट होता है। तो जनवरी 1 को टू बैलेंस
BD 7,60,000, वही CD आके BD बन जाता है। मैंने आपको पिछली कुछ इलस्ट्रेशन में ये सिखा रखा है अच्छे से। ठीक है, अब 15 में भी कुछ नहीं हुआ तो सीधा हम डेप लगा देंगे 2015 दिसंबर 31 बाय डेप्रीसिएशन। वही अब पूरे एनुअली का लगेगा 7,60,000 का 20%, यानी कि 7,60,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 अगर करेंगे तो उसका 20% अगर हम निकालेंगे तो 1,52,000 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो 2015 का डेप जो है हमारा 1,52,000 है, तो इसी का ही हम जो है CD भी निकाल लेंगे बाय बैलेंस CD। और 7,60,000 में से 1,52,000 अगर माइनस करेंगे तो 6,08,000 हमारा जो है आंसर आएगा। ठीक है, वही अब अकाउंट बंद कर देंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे तो आंसर हमारा 7,60,000 आएगा। और डेबिट कॉलम में अगर हम देखें तो 7,60,000 वैसी है, तो इसका भी जो है टोटल 7,60,000 ही आएगा। तो डेबिट और क्रेडिट हमारा इक्वल आ रहा है। अब यही 2016 को जनवरी 1 को BD बना देंगे हम CD को, टू बैलेंस BD, CD को ही BD बना देंगे 6,08,000। अब यहाँ कुछ वर्किंग करनी है हमें। अप्रैल 1 को, यही महीना चल रहा है, जनवरी 1 को स्टार्ट हुआ है हमारा ईयर, तो अप्रैल 1 को यानी कि चौथे महीने में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, और जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, मतलब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, और 6 लाख रुपए हमें जो है इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला पूरी फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट में मतलब कि अब और नहीं मिलेंगे, 8 लाख के बजाय हमें 6 लाख रुपए मिल गए। ठीक है, अब जो सेल में हम, जैसे कि सेल वाला केस मैंने आपको पिछले इलस्ट्रेशन में कराया था, जो वर्किंग हम सेल वाले केस में करते थे वही एज इट इज़ वर्किंग हम इसी केस में ही करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम जो है उसी दिन को, यानी कि अप्रैल 1 को हमने एक और नई मशीनरी खरीदी थी। देखो लिख भी रखा था, ऑन द सेम डेट ट्रक वॉज परचेज बाय द कंपनी फॉर 10 लाख। तो सबसे पहले उसकी हम एक बार ट्रांजैक्शन को पुट कर लेते हैं। तो अप्रैल 1 को टू बैंक 2 लिख देंगे। ठीक है, ये मेरा तरीका है, आपको मैंने पहले ही बता रखा था, 10 लाख रुपीस। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम सेल की वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो आइए सेल की एक बार इसकी हम इंश्योरेंस की एक बार वर्किंग कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो ट्रक था जो जिसका एक्सीडेंट हो गया, अब उसकी बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 2016 में जनवरी फर्स्ट 2016। अब ये डिस्ट्रॉय कब हुआ पहले तो वो देख लो आप। डिस्ट्रॉय जो हुआ वो अप्रैल 1 को हुआ 2016 में, तो हम बात कर रहे हैं जनवरी 1 2016 की। उसकी बुक वैल्यू क्या है, तो इसकी बुक वैल्यू है 6,800, सॉरी 6,08,000। तो 6,08,000 इसकी वैल्यू है। अब ये जो है अप्रैल 1 को डिस्ट्रॉय हुआ, तो उस तक अप्रैल 1 तक का जो है हम डेप काट लेते हैं पहले। डेप्रीसिएशन अप टू अप्रैल 1 2016। ठीक है, अब वो कैसे, देखो 6,08,000 का 20% यानी कि 20/100। अब देखो जनवरी 1 तक का है, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, अप्रैल 1 है तो 3 महीने ही होगा मार्च तक ही, तो 3/12। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका 30,400। अब ये हमें उसमें वर्किंग में यानी कि अकाउंट में पुट करना है, क्योंकि ये हमने कर नहीं रखा था, पिछले इलस्ट्रेशन में ऑलरेडी था वो, इसीलिए मैंने नहीं लगाया था। ठीक है, अब वो माइनस कर देंगे। ठीक है, 30,400। ठीक है, तो 6,08,000 में से 6,08,000 माइनस कर देंगे 30,400, तो हमारा आंसर निकलेगा 5,77,600। 5,77,600। अब उसका जो क्लेम हमें मिला प्लस कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे क्लेम। ठीक है, अब जो क्लेम मिला वो 6 लाख का मिला। ठीक है,
अब 5,77,600 में से 6 लाख माइनस करेंगे तो 22,400 हमारा आंसर आ रहा है माइनस में, मतलब कि प्रॉफिट हुआ हमें। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ 5,77,600 की थी वो हमने 6 लाख में, मतलब कि हमें उसका क्लेम कितना मिला, 6 लाख। 5,77,600 की चीज़ थी, 6 लाख रुपए में क्लेम मिला, मतलब कि 22,400 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस नहीं हुआ, हमें हुआ प्रॉफिट। आंसर माइनस में अगर आ रहा है ना तो मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है हमें। ठीक है, अगर माइनस को नहीं देखते आप तो माइनस को आप छोड़ दो, वैसे ही आप देख लो कि 5,77,600 रुपये की चीज़ 6 लाख रुपए हमें उसके बदले मिल गए, तो मतलब कि 22,400 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, साथ में हमें डेप मिल गया और हमें ये पता चल गया कि हमें ये प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन हम करेंगे 2016 की, अप्रैल 1 की, बाय बैंक कर देंगे सेल। ठीक है, सेल नहीं, सॉरी, डिस्ट्रॉय लिख देते हैं इसको, डिस्ट्रॉय लिख देना आप। ठीक है, बाय बैंक करके 6 लाख, या आप सॉरी डिस्ट्रॉय नहीं, क्लेम, हमें क्लेम मिला था। ठीक है, इसके बदले, और हमें जो है बाय डेप्रिसिएशन भी लिख देना है क्योंकि हमने वो लगाया नहीं था, और जो हमने पीछे अभी निकाला 30,400। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम जो है डेबिट साइड लिखेंगे, लॉस होता तो क्रेडिट साइड। टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितने का हुआ, 22,400 का हमें प्रॉफिट हुआ, बस। अब यही सेल वाला जो केस था वैसी एज इट इज़ हमने वर्किंग यहाँ पे कर ली। अब आ जाओ यहाँ पे दिसंबर 31 पे। ठीक है, अब बची हुई मशीनरी कौन सी है, वही जो अभी हमने अप्रैल 1 को ख़रीदी थी 10 लाख वाली, तो बाय डेप्रिसिएशन कर दो। 10 लाख की मशीनरी थी, अब इंटू 20/100 करेंगे क्योंकि जो हमारा रेट था वो 20% का था। अब यहाँ देख लो, एनुअल नहीं हो रहा है, 9 मंथ का हो रहा है। अप्रैल 1 से लेके अगर हम दिसंबर 31 तक गिने तो 9 मंथ हमारा होता है, तो 9/12 करेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हमें मिलता है 1,50,000, 1,50,000। और यही हम सी डी में निकाल लेंगे, बाय बैलेंस सी डी। ठीक है, और अगर हम 10 लाख में से 1,50,000 माइनस करते हैं तो 8,50,000 हमारा सी डी निकल के आता है। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल कर लीजिए, आंसर बिल्कुल ही सेम आएगा। जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 16,30,400। इस साइड भी आप करेंगे तो 16,30,400 आपका आंसर आएगा। तो ऐसे करके जो है हमें ये इलस्ट्रेशन 10 कंप्लीट करना है। अगर हमें बोलता है कि इंश्योरेंस क्लेम हुआ है या हमें एक्सीडेंट हो गया किसी मशीनरी का या वो ख़राब हो चुका है और इंश्योरेंस कंपनी से हमें जितना क्लेम मिला है, और तो जैसे ही सेल की वर्किंग हमने की थी, मशीनरी सेल करते हैं तो उसके बदले पैसा मिलता है, एज इट इज़ हमें जो है इंश्योरेंस का वर्किंग करना है यहाँ पे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन SLM एंड DBM, यानी कि दो मेथड हमारे डेप्रिसिएशन के थे। वैसे तो बहुत हैं, जो हमारे सिलेबस में गिवन थे वो स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, इसको WDV भी बोला जाता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और इसको जो है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है, यानी कि OCM। ठीक है, अब इन दोनों मेथड के बीच में डिफरेंस क्या है सबसे पहले वो पता करते हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ मैं लिखूँगा बेसिस, किस बेसिस पे डिफरेंस। ठीक है, ये SLM हो गया, ये हमारा जो है DBM हो गया, जो कि आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, कि इन दोनों की जो है कैलकुलेशन कैसे होती है। अब ये जो है ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये जो SLM है स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा जो है ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है, यानी कि हमने जो जिस साल मशीनरी खरीदी, मतलब कि हमारी जो कॉस्ट थी स्टार्टिंग में हमने जब मशीनरी खरीदी थी 5 लाख की मशीनरी थी, तो ये उसी पे ही कैलकुलेट होगा, चाहे अगले साल उसकी वैल्यू 4 लाख हो,
वो 5 लाख पे ही कैलकुलेट होगा, एक ही अमाउंट जो निकलेगा वही हम चार्ज करते रहेंगे। ये हमने पहले से ही कर रखा था। अब ये जो है ये ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं होगा, ये करंट ईयर की कॉस्ट पे होगा। ठीक है, करंट ईयर की कॉस्ट जो होगी ये उस पे कैलकुलेट करेगा, जो उस साल की कॉस्ट होगी। ठीक है, जो उस साल की, अगर 2015 की 4 लाख की कॉस्ट है तो 4 लाख की कॉस्ट पे ही वो कैलकुलेट होगा परसेंट, वो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं होगा। ये हमने पहले से ही कर लिया था। अब यहाँ जो है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन के बेसिस पे, ठीक है, तो दोनों का अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन उसके बेस पे अगर हम डिफरेंस करें तो इसका जो है सेम ही रहता है। एक ही अमाउंट हमने निकाल लिया, वही अमाउंट हर साल चलता रहेगा। अगर बात आ जाती 3 महीने 6 महीने की तब बदलेगा, मान सकते हैं, लेकिन अमाउंट तो वही है। ठीक है, 3 महीने का निकलता है, लेकिन अगर हम मान लीजिए कि 5 लाख का 10% हमारा 50,000 होता है। ठीक है, 5 लाख का 10% 50,000 होता है, तो वो अमाउंट 50,000 ही रहेगा। बस अगर महीने चेंज होता है तो 6 महीने का तो 25,000 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अमाउंट तो सेम रहेगा हमारा। ठीक है, हमेशा। और इसका जो है रिड्यूसिंग होता रहता है, सेम नहीं रहता। एक साल 5 लाख, एक साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट 50,000 है, अगले साल देखें तो 40 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, डिक्लाइन होता रहता है। ये मैंने आपको पहले से ही समझा दिया था। ठीक है, और यहाँ अगर वैल्यू ऑफ एसेट के बेस पे हम अगर इसका डिफरेंस करें दोनों मेथड में, वैल्यू ऑफ एसेट, तो इसकी जो है ना 0 हो सकती है वैल्यू। ठीक है, इसकी एसएलएम के अंडर अगर देखें तो एसेट की वैल्यू जो है 0 हो सकती है, क्योंकि एक ही अमाउंट आ जाएगा, वो ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, वही चलता गया तो एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जो, और अगर इसके बेस पे डालें तो ये नेवर बी 0, ये 0 नहीं होता, क्योंकि एक साल ज़्यादा है, दूसरे साल देखें तो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अभी अभी हमने जो है इलस्ट्रेशन किया उसमें भी आप देख सकते हैं कि एक साल ज़्यादा थी, दूसरे साल वो कम हो गया। ठीक है, तो ये 0 पे नहीं हो सकता। और अगर इसका डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर के बेस पे अगर हम करें, डेप्रिसिएशन और रिपेयर के बेस पे अगर इसका हम करें तो इसका जो है 1 ईयर में रिपेयर और डेप तो कम होगा। ठीक है, लेटर ईयर, यानी कि एक साल तो वो कम रहेगा, लेटर ईयर उसके बाद रिपेयर और डेप्रिसिएशन दोनों बढ़ जाएगा। ठीक है, एक साल कम रहा इसका डेप्रिसिएशन और रिपेयर, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं, साथ में रिपेयर भी तो कराएंगे मशीनरी को। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन तो घट नहीं रहा, क्योंकि एसएलएम के मेथड के अंदर एक ही अमाउंट है, वो तो घटेगा नहीं। रिपेयर तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा, एक साल कम रिपेयरिंग का पैसा लगा, दूसरे साल ज़्यादा लग जाएगा। तो पहले साल अगर हम लगाएंगे तो कम लगता है। ठीक है, दोनों सेम भी रह सकते हैं। फिर अगले साल अगर हम देखें तो उसके बाद के सालों में देखें तो रिपेयर का खर्चा बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों का अकाउंट एक टाइम तो बढ़ता है, एक टाइम तो घटता है। ठीक है, एक टाइम तो घटता रहा, बाद में जो है बढ़ता रहा वो फिर। ठीक है, बाद में वो बढ़ता रहा, तो ये सही नहीं है। और अगर डीबीएम की बात करें तो दोनों जो है इक्वल रहते हैं। ठीक है, रिपेयर अगर बढ़ रहा है तो अगले साल जो है वो डेप्रिसिएशन घट भी रहा है, क्योंकि एक साल डेप्रिसिएशन 50,000 है तो अगले साल वो 40,000 हो जाता है, तो इसमें जो है वो इक्वल आ जाता है। तो ये था आपका जो है एसएलएम ऑफ डीबीएम, यानी कि डब्ल्यूडीवी में क्या डिफरेंस है उसके बारे में मैंने आपको अभी पढ़ा दिया। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो में हमने जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को भी अच्छी तरीके से ख़त्म कर दिया है। अब अगला जो टॉपिक इसमें आ जाता है वो है एसिड डिस्पोजल का, जिसमें जो है पार्शियली मशीन हम बेचते हैं और ख़रीदते हैं, उसके बारे में जो है आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब ये जो चैप्टर है इस पर मैं अगर बोलूँ तो 6 से 7 मार्क्स का आपका 100% गारंटी है वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसीलिए इस चैप्टर को छोड़िए मत, बहुत ही आसान चैप्टर है अगर समझ में आ जाता है। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, उम्मीद है आपको जो है अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो भी कर दे। अगर जो चैनल पर नया है उसको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वो चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं आगे जो है लाता रहूँगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।